हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए हिस्ट्री में रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 तक तो हम लोगों ने कर लिया है, इससे आगे बढ़ते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें हम देखते हैं कि इसे सिपाही म्यूटनी भी कह देते हैं। बहुत सारे कारण थे। बैटल ऑफ प्लासी के बाद 100 साल हो चुके हैं। बहुत सारे कारण हैं जो रिवोल्ट के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण और इमीडिएट कॉज जो होता है, तत्कालीन कारण, वो था कि ग्रीस कार्ट्रिजेस, जो चर्बी युक्त कारतूस हैं, वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे और एक नई एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन आर्मी में। ये एनफील्ड राइफल वही है जो 1852 में क्रीमियन वॉर में भी इस्तेमाल हो चुकी है। क्रीमियन वॉर को ऐसे माना जाता है जैसे कि ये पहली यूरोपियन वॉर है, मतलब समझ लीजिए एक छोटी मोटी वर्ल्ड वॉर थी। इसके बाद फिर वॉर्स होती चली गई, तो क्रीमियन वॉर में भी इस्तेमाल हुई थी और भारत में बड़े स्तर पर इस्तेमाल होती है। इससे पहले ब्राउन बेस नाम की गन चलती थी। एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस इस्तेमाल होते हैं। जो सैनिक हैं उन्हें पता लगता है कि जो चर्बी है वो काऊ के फैट से बनी है या पिग के फैट से बनी है, और उसके ऊपर जो ग्रीजी पेपर होता है उसे माउस से च्यू करना पड़ता है, फिर ही वो अपलोड हो सकता है गन में। वो तैयार नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत सारे कारण उनको लगते हैं। अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिक कारण, रिलीजियस कारण, सोशल कारण सभी चलते चले आ रहे थे। तो ये जो 100 साल का अंदर से जो प्रेशर था, बिल्टअप हो रहा था, उसी प्रेशर में जो इग्निशन का काम करता है वो इमीडिएट कॉज करता है जो चर्बी युक्त कारतूस है। इसी क्रीमियन वॉर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत फेमस हुई थी। उन्होंने जो सैनिकों की मदद की थी, जिनको लेडी विद द लैम्प भी कह देते हैं, उनका जो नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, वो क्रीमियन वॉर से ही आता है। जैसे क्रीमिया अभी भी चर्चा में 1-2 साल से है, तो ऐसा ही ये प्रॉब्लम थी। अब इस इशू को लेके सबसे पहले इशू उठती है कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में, जहां 34 नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक मंगल पांडे है। मंगल पांडे चर्बीयुक्त कारतूस इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। जब उसको ज़बरदस्ती की जाती है तो अपने ऑफिसर को शूट करने की कोशिश करता है, उसको फांसी दे दी जाती है। उधर मैंने आपको बताया डलहौजी ने आयुधगार एम्यूनिशन डिपो शिफ्ट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है मेरठ में। मेरठ बहुत बड़ी छावनी मानी जाती है। मेरठ आज भी भारत का बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया माना जाता है। मेरठ में उस समय 3rd कैवेलरी के जो सैनिक हुआ करते थे, वो भी चर्बीयुक्त कारतूस को लेके अप्रैल के महीने में हंगामा शुरू कर देते हैं। जब ज़्यादा होता है तो उनमें से 85 सैनिकों को कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल दिया जाता है। कुछ मई का महीना आ जाता है और सैनिकों को पता है मई के पहले हफ्ते में कि अंग्रेजी ऑफिसर्स और सैनिकों की जो तादाद है वो मेरठ छावनी में कम है। उनकी कोई प्लानिंग चल रही थी, जिस प्लानिंग के बारे में कोई दस्तावेज नहीं बता पाता है। उसके तहत उन्होंने 10 मई को रिवोल्ट जारी कर दिया है, दिल्ली चलो का नारा दिया है, और मेरठ के सैनिकों ने पूरी छावनी कैप्चर कर ली है। अंग्रेजों को, जो कम अंग्रेज हुआ करते थे वो ऑफिसर और सैनिक, उनको मारा है और वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। दिल्ली चलो का नारा दे देते हैं। 12 मई को वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली में लाल किले में वो बहादुर शाह जफर को अपने रिवोल्ट का लीडर प्रोक्लेम कर देते हैं। बहादुर शाह जफर फॉर द लास्ट मुगल एम्परर हु वॉज फॉर्मर लीडर ऑफ द रिवोल्ट। इस तरीके से 12 मई को अनाउंसमेंट हो जाता है और सभी जो ताकतें भारत की छोटी बड़ी हैं वो रिवोल्ट में शामिल होने को तैयार हो जाती हैं। रिवोल्ट के सेंटर्स बनते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सेंटर पे कौन था। दिल्ली सेंटर्स को लीड किया है बहादुर शाह जफर ने, जिनको बहादुर शाह 1 भी कहते हैं। याद होगा, बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 2 कहते हैं। बहादुर शाह 1 वो था जो ठीक औरंगजेब के बाद मुगल एम्परर बना था। बहादुर शाह के जो लीडर थे, उनके जो मेन, दिल्ली में जो मेन कमांड थी वो बख्त खान के हाथ में थी। बख्त खान को ही साहिब आलम बहादुर का टाइटल भी मिला था। उन्होंने लीड किया है प्रैक्टिकली, बख्त खान ने ही दिल्ली का रिवोल्ट लीड किया था। कानपुर में नाना साहेब रिवोल्ट को लीड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 1818 में बाजीराव दो को से पूना ले लिया गया था। 3rd एंग्लो मराठा वॉर के बाद उन्हें पेंशन पे कानपुर भेज दिया गया था। तो मराठे कानपुर में रह रहे हैं। बाजीराव दो की 1852 में डेथ हो जाती है। तो बाजीराव 2 का जो दत्तक पुत्र था नाना साहेब, नाना साहेब जो है वो डलहौजी से कहता है कि मुझको पेंशन
पेशवा की दी जाए और टाइटल दिया जाए। डलहौजी ने कहा था, यू बीइंग अ दत्तक पुत्र, neither title nor pension shall be acceded to you. Hence, नाना साहेब led the revolt from कानपुर। नाना साहब के साथ अजीमुल्ला खान भी हैं और तात्या तोपे भी होते हैं। लखनऊ के सेंटर को लीड किया है बेगम हजरत महल ने, वो लीड करती हैं। झांसी के रिवोल्ट को ऑब्वियसली लीड किया रानी लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई का सपोर्ट कुछ समय के लिए तात्या तोपे ने भी किया है। लक्ष्मीबाई झांसी से निकल जाती हैं अपने घोड़े पे, उनको फिर चेस किया जाता है और वो अंग्रेज़ों से लड़ती हुई जून 1858 में उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी जो लड़ाई हुई थी वो अंग्रेज़ कमांडर ह्यू रोज से होती है। शी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट ह्यू रोज, जब वो कालपी की ओर जा रही थी। आरहा बिहार में बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर था। कुंवर सिंह, जगदीशपुर रियासत वहां पर हुआ करती है, उसके राजा थे कुंवर सिंह। उन्होंने लीड किया है आरा का रिवोल्ट, जो सबसे ओल्डेस्ट लीडर माने जाते थे राजा कुंवर सिंह। बरेली के रिवोल्ट को लीड किया था एक सूफी सेंट खान बहादुर खान ने। वो सूफिस्टिक एक सेंट हुआ करते थे, बट ही लेड द रिवोल्ट फ्रॉम बरेली। इस तरीके से छोटी मोटी जगह और भी रिवोल्ट के सेंटर बने हैं, बट जो फेमस थे वो यही रिवोल्ट के सेंटर फेमस हुआ करते थे। वैसे भारत में और जगह भी रिवोल्ट के सेंटर हुआ करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ के बाद रिवोल्ट समझ लीजिए खत्म हो जाता है। हर डेथ ब्रॉट द एंड ऑफ रिवोल्ट फॉर्मली। रिवोल्ट के बारे में किताबें लिखी गई हैं। एक लिखी है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाई विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने अभिनव भारत नाम की एक संस्था भी पहले बनाई थी, अभिनव भारत, पीडी सावरकर। तो इनकी किताब का नाम यह है, इन्होंने ही बोला था इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद भारत सरकार ने किताब लिखवाई है 1857। ये ऑफिशियल हिस्ट्री है रिवोल्ट की, जो भारत सरकार ने स्पॉन्सर की थी। इसको लिखा था हिस्टोरियन सुरेंद्र नाथ सेन ने। तो रिवोल्ट के बारे में कई बार किताबें आ जाती हैं। रिवोल्ट खत्म होता है, रिवोल्ट की जिम्मेदारी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर डालते हैं कि अंग्रेजों की नीतियों की वजह से रिवोल्ट हुआ है। अगर भारतीयों ने सहयोग ना किया होता, बहुत सारे भारतीय रियासतदार राजाओं ने सपोर्ट किया है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो रिवोल्ट का दमन हो जाता है। उसके बाद बदलाव आता है। इंग्लैंड की सरकार ये मान लेती है कि कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए। मैंने आपको बताया था 1813 के चार्टर कानून, 1833 के चार्टर कानून में कंपनी के काफ़ी अधिकार खत्म कर दिए गए थे और पूरी तरीके से कंपनी का रूल खत्म हो जाता है बाय द वर्च्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसका रियल नाम था एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1858, जिसके बारे में इलाहाबाद से 1 नवंबर 1858 को अनाउंसमेंट किया था केनिंग ने। इस समय गवर्नर जनरल केनिंग हुआ करता था। इलाहाबाद से अनाउंस किया गया था कि अब कंपनी का रूल खत्म होता है और क्राउन भारत का शासक बन जाएगा। विक्टोरिया, शी बिकेम द क्राउन ऑफ इंडिया। तो इट वॉज द फॉर्मल एंड ऑफ रूल ऑफ कंपनी एंड बिगिनिंग ऑफ द डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन। सीधे क्राउन का रूल शुरू हो गया था। इस समय इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया है और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से अनाउंसमेंट होता है। पहला वायसरॉय बन जाता है केनिंग, जो डलहौजी के बाद आया था, एंड ही वॉज ऑल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल। विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन इलाहाबाद से अनाउंस किया जाता है। भारतीयों को सिविल सर्विसेज में ले लिया जाए, ये पॉलिसी जो 1833 में भी आई थी, एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी, अब प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाती है। और सुरेंद्र नाथ सेन, पहले भारतीय, 1864 में ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन हु बिकेम पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज के पार्ट बन जाते हैं सुरेंद्र नाथ सेन। तो दैट वाज द एंड ऑफ रिवोल्ट। और उसके बाद ये एक्ट पास हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, जो भारतीय अब अंग्रेजों की पॉलिसी ये है कि भारत में अगर रूल करना है तो कुछ भारतीयों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, इसलिए भारतीयों को अब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट में लिया जाएगा। भारतीयों को द्वारा ही भारतीयों को कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद केनिंग आ जाता है। केनिंग के समय 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनते हैं। कलकत्ता पहला था, बॉम्बे एंड मद्रास, एज रिकमेंडेड बाई वुड्स डिस्पैच इन 1857 में। 56 में रिपोर्ट आई थी, 54 में उसके बेस में भारत में लंदन यूनिवर्सिटी के बेस पे 3 मंत्रालय विश्वविद्यालय शुरू हो जाते हैं। रिवोल्ट इसी के समय होता है। लॉज बनते हैं। इंडियन पीनल कोड 1860 में बन जाता है। CRPC वगैरह ये कानून अपनी शेप में आ जाते हैं। जो लॉ कमीशन बनाया गया था उसके द्वारा बनाया गया कानून अब प्रॉपर्ली लागू हो जाते हैं। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में लागू हो जाता है। बहुत सारे कानून हैं, CRPC, IPC वगैरह इस समय बन जाते हैं। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पास होता है, जिसमें 3 हाई कोर्ट बन जाते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। ये 1865 में शुरू हो पाते हैं, सही मायनों में देखा जाए।
कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के हाई कोर्ट। प्रैक्टिकली पहला हाई कोर्ट कलकत्ता का था। 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास होता है। इससे पहले काउंसिल्स एक्ट, इससे पहले चार्टर कानून आते थे। 1853 के बाद चार्टर कानून नहीं आएंगे, अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट आएंगे, जिसमें पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हो जाएगा। मतलब अब जो वायसरॉय है वो अपने मंत्रालय बांटेगा। ये इंडस्ट्री का मेंबर है, ये फाइनेंस का मेंबर है, ये कॉमर्स का मेंबर है, जैसे आज मंत्रिमंडल होता है, इसे कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। इसने पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया है। इसके समय जो इसका फाइनेंस मेंबर है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने इनकम टैक्स भी शुरू कर दिया है इन द टाइम ऑफ दिस केनिंग। तो केनिंग के समय डेवलपमेंट ये होते हैं। इसके बाद और 2-3 आते हैं। फिर आता है लिटन, 1876 से 80 तक। लिटन के समय 1877 में दिल्ली दरबार होता है। 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। ये पहला दिल्ली दरबार है 1877 में। पहले दिल्ली दरबार, इस समय जब चल रहा है दिल्ली दरबार, जो कि बहुत बड़ा आयोजन था, जिसमें बहुत पैसा खर्च किया गया था, लेकिन इधर भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था 1876 से 1878 तक, जिसमें बहुत जानें गई थी और सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। तो इस दिल्ली दरबार को बहुत कंडेम किया गया था कि जब इंडिया इज रीलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ फेमिन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज होल्डिंग ए वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, दैट इज दिल्ली दरबार। तो पहला दिल्ली दरबार था। विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया प्रोक्लेम किया गया था, इसलिए रॉयल टाइटल्स एक्ट पास हुआ था। विक्टोरिया डिड नॉट कम टू इंडिया, इट वाज जस्ट एन अनाउंसमेंट दैट विक्टोरिया हैज बिकम एम्प्रेस ऑफ इंडिया एज वेल। भारत की भी वो महारानी बनी है। बस यही था दिल्ली दरबार। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास होता है। रिवोल्ट के बाद डेवलपमेंट ये हुआ है, बहुत सारे अखबार निकलने लगे थे और अखबार अंग्रेजों की नीतियों को कंडेम करते हैं। भारतीय अखबार लिखते हैं अंग्रेजी रूल के बारे में, उसको रोकना चाहता है लिटन, इसलिए इसने वर्नाक्युलर प्रेस कानून पास किया है। वर्नाक्युलर माने होता है देशी भाषाएं। उसने बोला है कि जो भी इंडियन प्रेस, मतलब भारतीय भाषा के अखबार, जो भी राजद्रोह करेंगे, अखबार सरकार के अगेंस्ट लिखेंगे, उनको जब्त कर लिया जाएगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, प्रेस बंद कर दी जाएगी। तो भारतीय भाषा के अखबार पर जो पाबंदी लगाई थी 1878 में, उसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कहते हैं। इसमें अंग्रेजी भाषा के अखबार शामिल नहीं थे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में कौन से अखबार शामिल नहीं थे? सिर्फ भारतीय भाषाओं के अखबार, अंग्रेजी अखबार शामिल नहीं थे। इसको गैगिंग एक्ट भी कह देते हैं। गैग माने होता है आवाज दबा देना, प्रेस को हमेशा गैग किया जाता है, तो गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। मतलब इंडियन प्रेस को दबाने वाला ये वायसरॉय होता था। इसको वायसरॉय में रिवर्स करेक्टर भी कहते हैं। ये कहता था भारतीयों को सिविल सर्विसेज में नहीं लेना चाहिए, उनके लिए एक सबॉर्डिनेट सिविल सर्विसेज बना देनी चाहिए, जहां पर निचले पदों तक ही वो रहेंगे, ऊपर तक नहीं आएंगे। तो इसने सजेशन भी दिया था कि भारतीयों को सिविल सर्विस में अलाउ नहीं करना चाहिए। इसकी सारी नीतियां उल्टी हुआ करती थी। 1878 में इसने आर्म्स एक्ट भी पास किया है। आर्म्स एक्ट में ये लिखा हुआ है कि भारतीयों को आर्म्स रखने की अनुमति नहीं है, उनको लाइसेंस के बिना आर्म्स नहीं रख सकते और लाइसेंस इशू होगा नहीं। इस तरीके से इसने वो सारी नीतियां अपनाई हैं जिससे भारतीयों को पीछे ढकेला जा सके। इसलिए इसको कहते हैं वायसरॉय विद रिवर्स करेक्टर। ये हमेशा भारतीयों को रिवोल्ट से 1858 से पहले वाली जो स्थिति थी वहां ले जाना चाहता था। इसे 1858 के कानून में जो थोड़ा बहुत भारतीयों को लिबर्टी मिली थी वो उसको भी वापस लेना चाहता है। इसके बाद आ जाता है रिपन। 1880 से 84 तक रिपन को बहुत बेहतर गवर्नर जनरल माना जाता है। इसके समय में पहला प्रॉपर सेंसस होता है। वैसे पहला सेंसस लॉर्ड मेयो ने कराया था 1872 में, पर यह सेंसस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। पहला पूरा सेंसस जो हुआ था वो इन द टाइम ऑफ रिपन हुआ था 1881 में। उसके बाद से सेंसस 10-10 साल बाद होते चले आ रहे हैं। इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात भी की है, जिसे पंचायती राज सिस्टम कह देते हैं। लोकल बोर्ड बनेंगे, हर शहर में लोकल बोर्ड होंगे, उनको पैसा भी दिया जाएगा, फंक्शन भी दिए जाएंगे। जो लोकल फंक्शंस हैं वो लोकल बोर्ड अच्छी तरीके से कर पाएंगे, इसलिए इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। इसने हंटर रिपोर्ट पास की है जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 में, जिसमें इसने बोला है प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी लोकल बोर्ड्स को दे दी जाए। मतलब ये जो लोकल बोर्ड बनेंगे, जिनको हम आजकल म्यूनिसिपैलिटी कह देते हैं, म्यूनिसिपैलिटी ही ठीक से देख पाएगी प्राथमिक शिक्षा को। आज भी देखिए जितने गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं प्राइमरी लेवल के, उनको उस शहर की म्यूनिसिपैलिटी ही चलाती है। ये सिस्टम हुआ, इसको हंटर रिपोर्ट कह देते हैं। हंटर रिपोर्ट का संबंध बेसिकली प्राथमिक शिक्षा से हुआ करता था। इंडियन एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट
और हंटर कमीशन की रिपोर्ट। पहला फैक्ट्री एक्ट पास कर देता है जिसमें इसने बोला था 7 साल के नीचे के बच्चे नहीं एम्प्लॉय हो सकते हैं फैक्ट्रियों में। मतलब चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट पहली बार काम करने वाला अंग्रेज रिपनी हुआ करता था। इसको अकबर अमंग वाइसरॉयज भी, गवर्नर जनरल भी कह देते हैं। 1883 में इसने एक बिल पास करने की कोशिश की है। इसका जो लॉ मेंबर है उसका नाम सीपी इल्बर्ट है। उसके नाम से बिल आया तो पड़ गया इल्बर्ट बिल। ये बिल कहता है कि जब भी मुकदमे कोर्ट में आते हैं तो उस पर जो बेंच होती है, जूरी होती है, उस जूरी में अब तक अंग्रेज और भारतीय दोनों होते हैं, लेकिन अंग्रेजों के फैसले मुकदमा किसी का भी हो उसमें भारतीय जजेस अकेले बैठ के भी अंग्रेजों के अगेंस्ट फैसला दे सकते हैं। मतलब सिर्फ भारतीय जज अंग्रेजों के केसेस को ट्राई कर सकते हैं। ये बिल जब पार्लियामेंट में आता है तो सारे अंग्रेज एक हो जाते हैं, व्हाइट म्यूटनी हो जाती है। पूरे भारत में रिपन के खिलाफ आंदोलन होने लगता है। अंग्रेज एक हो जाते हैं, वो कहते हैं ये बिल पास नहीं हो सकता है, भारतीय जजेस, सिर्फ भारतीय जजेस अंग्रेजों के फैसले नहीं कर सकते हैं, इसलिए बिल पास नहीं हो पाता है। खंडपीठ पर, बेंच पर अंग्रेज जजेस भी होंगे, भारतीय भी होंगे, अंग्रेज ज़्यादा होंगे, इस तरीके से फेल हो जाता है। उधर जो भारतीय लीडर्स हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं संस्थाओं के तहत, वो समझ जाते हैं कि जब सारे अंग्रेज मिलकर एक बिल वापस करवा सकते हैं तो क्यों ना हम भी एक हो जाएं। इसलिए बोल दिया जाता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस 1884 में कांग्रेस अपना रूप लेने लगती है। इसने लिटन का कानून भी वापस ले लिया है, रिपील्ड वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसने इंडियन प्रेस को फ्री कर दिया है। जैसा इसने किया है ऐसे 1836 में चार्ल्स मेटकाफ ने भी किया था। मेटकाफ ने भी वेलेस्ली के प्रेस कानून से आज़ाद किया था इंडियन प्रेस को, इसलिए चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। जैसा 1836 में मेटकाफ ने किया था, आगे चल के ऐसा ही रिपन भी कर देता है। इंडियन प्रेस 1780 में शुरू होती है। पहला अखबार बंगाल गजट होता था, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने इसको निकाला था। ये अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था, बाद में इसको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो पहला अखबार जो था वो बंगाल गजट था, लिखने वाला था जेम्स ऑगस्टस हिकी। ये पहला न्यूज़पेपर माना जाता है। उसके बाद फिर राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है भारत में जर्नलिज्म में। दिस वे ये कुछ गवर्नर जनरल्स, वाइसरॉय हैं जो कांग्रेस से पहले हो जाते हैं। दिस वॉज दिस थिंग। उधर कांग्रेस बनने से पहले बात कर लेते हैं प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस की। 1837 में सबसे पहली जो बॉडी बनी थी पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो थी लैंड होल्डर सोसाइटी, कलकत्ता में बनती है। द्वारकानाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर इसे बनाते हैं, अध्यक्ष थे। ये लैंड होल्डर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी थी, बट पहली पॉलिटिकल बॉडी कहलाती है। 1866 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनती है। लंदन में दादा भाई नौरोजी ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है 1866 में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बनती है। एम.जी. रानडे, जी.वी. जोशी एंड चिपलांकर, बहुत लोग इसमें होते हैं। रानडे का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनती है कलकत्ता में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंडियन एसोसिएशन ये पहली ऐसी बॉडी है जो कांग्रेस जैसी है, कांग्रेस से पहले ऑल इंडिया लेवल पे काम करने की कोशिश करती थी। इसने 1876 में एक पूरे देश में आंदोलन निकाला है जिसमें लिटन जो सिविल सर्विसेज में नियम बना रहा है कि 19 साल के ऊपर किसी को सिविल सर्विसेज में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उससे भारतीयों के ओबियसली भारतीय दूर हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इन्होंने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पूरे भारत में आंदोलन किया है कि सिविल सर्विसेज के कानून वापस लिए जाएं, ये भारतीयों को सिविल सर्विसेज में आने नहीं दे रहे हैं। तो ये पहली बॉडी है जिसे कांग्रेस जैसा मान लेते हैं। उधर 1884 में मद्रास महाजन सभा बनाई है उन लोगों ने जो हिंदू अखबार निकाला करते थे। हिंदू 1878 में निकला था, इन लोगों ने ही बनाई थी मद्रास महाजन सभा। जी सुब्रमण्यम अय्यर इसके फाउंडर होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी बॉडीज चलती हैं कांग्रेस से पहले और शुरू हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो जाती है। फ्रीडम स्ट्रगल में फिर बनती है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने, इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। और यूनियन के नाम से इसे फाउंड किया था ए.ओ. ह्यूम ने, जो आईसीएस ऑफिसर हुआ करता था, भारत में ही काम करता है, तो ये इसका फाउंडर माना जाता है। लेकिन यूनियन शब्द को हटा के दादा भाई नौरोजी इसे कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस लिया गया था अमेरिकन पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, वहाँ से। पहला सेशन होता है बम्बई में दिसंबर 1885 में।
गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में 72 डेलीगेट शामिल होते हैं। अध्यक्ष बनते हैं WC बनर्जी, जो भारत के पहले 4 वकील थे उनमें एक हुआ करते थे WC बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसे अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि वो किसी और कॉन्फ्रेंस में बिजी हुआ करते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कुड नॉट अटेंड द फर्स्ट सेशन, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। इस तरीके से और सेशंस होते हैं। 1886 में होता है कलकत्ता में अगला सेशन, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष है। 1887 में मद्रास सेशन होता है, बदरुद्दीन तैयब जी बन जाते हैं पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1888 में इलाहाबाद सेशन होता है, जॉर्ज यूल बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। 1896 में कलकत्ता सेशन होता है, वंदे मातरम इसमें गाया गया था। 1870 वंदे मातरम आनंद मठ नाम की किताब में 1882 में पब्लिश हुआ था और ये 1875 में कंपोज हुआ था। कलकत्ता सेशन में पहली बार गाया था इसे रवींद्रनाथ टैगोर ने 1896 में। 1906 में कलकत्ता सेशन होता है, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी है और पहली बार फॉर्मली स्वराज की डिमांड कांग्रेस ने की है तो वो कलकत्ता सेशन से की थी। इसी सेशन में जिन्ना वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड जिन्ना अपीयर्ड एज सेक्रेटरी टू दादा भाई नौरोजी। दादा भाई जो नौरोजी का सेक्रेटरी था, इसने पहली बार कांग्रेस में शिरकत की है। इस सेशन में पहली बार एक झंडा भी इस्तेमाल हुआ था, पहली बार एक फ्लैग भी इस्तेमाल हुआ था कलकत्ता में जब ये कांग्रेस का सेशन हो रहा था। 1917 में कलकत्ता सेशन होता है। एनी बेसेंट अध्यक्ष हैं जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसी साल उन्होंने चलाया है होम रूल मूवमेंट, तो ये कलकत्ता सेशन है। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, शी वॉज फ्रॉम आयरलैंड और ये चलाती थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1924 में बेलगाम सेशन कर्नाटक में होता है, गांधी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1925 में कानपुर सेशन है, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी है, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। इसी साल 1925 में CPI बनती है कानपुर में। ये लेबर मूवमेंट का गढ़ माना जाता था कानपुर, यहीं पर सेशन भी होता है। 1931 में कराची सेशन होता है, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हैं। कराची सेशन में कांग्रेस ने रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स पास किया है, इसको ड्राफ्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1940 में रामगढ़ सेशन होता है और अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने हैं। लंबे समय तक वो अध्यक्ष रहते हैं, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक वो अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है, कोई सेशन नहीं होता है, कांग्रेस बैन कर दी गई है। 1946 में सेशन मेरठ में होता है, JB कृपलानी इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। और इसके बाद कुछ फैक्टर्स और फैक्ट देख लीजिए। सबसे ज़्यादा सेशन कलकत्ता में होते हैं। कांग्रेस इंग्लैंड में भी एक अपना दल चलाती थी जिसका नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहाँ भी इसका ऑफिस था, वहाँ से भी चलती थी। और जो इंग्लैंड वाली यूनिट है कांग्रेस की, वो पत्रिका निकालती थी कॉल्ड इंडिया नाम की पत्रिका निकाला करती थी। कांग्रेस के बारे में स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। डफरिन जो वायसरॉय था 1884 से 1888 तक, रिपन के बाद, वो कहता है कांग्रेस की बात नहीं माननी चाहिए, कांग्रेस इज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। कांग्रेस पूरे देश के भारतीयों को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, इसलिए कांग्रेस की बात मानना जरूरी नहीं है। एक कर्जन आता है 1899 से 1905 तक। कर्जन भी कहता है कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, आई विल गिव इट अ पीसफुल डिमाइस। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है, टॉटर माने लड़खड़ाना, और मैं जल्दी ही इसे खत्म कर दूंगा, इसीलिए उसने बंगाल विभाजन की योजना बनाई है। तो जो कर्जन है 1899 में आया है, इसने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया है, पुलिस कमीशन बिठाया, फ्रेजर कमीशन, पुलिस कमीशन बिठाया है, यूनिवर्सिटी कमीशन बिठाया है, और इसने यंग हस्बैंड्स जो तिब्बत में मिशन भेजा है, जो तिब्बत में चाइना की प्रॉब्लम है, वहाँ भी इसने एक मिशन भेजा है, यंग हस्बैंड्स मिशन जिसे कह देते हैं। तो कर्जन हुआ करता है और बंगाल विभाजन इसकी सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। तो ये कुछ हमने आज किया है। अगले लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फ्रीडम स्ट्रगल का रियल फेस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।